नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में 27 नवंबर की रात मुशाहिद नाम के युवक की हत्या कर युवकों के द्वारा चाकू से गोद कर दी गई थी हत्या। इसके बाद पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं चौथे आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी, जहां फरार आरोपी युवक चीनू सोनकर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां सुजल सोनकर और उसके 3 अन्य साथियों के द्वारा पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस के द्वारा बताया गया था कि पुराने विवाद के कारण सुजल सोनकर और उसके साथियों के द्वारा मुशाहिद खान की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा सरगर्मी से आरोपी की तलाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने लखन गंगोरिया पहुंचे थे। बम मार देंगे। नाम क्या आपका? और गालियां बक रहे थे, माँ बहन चुप रहे थे, खूब गंदी गंदी गालियां बक रहे थे वो लोग। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन चूतिया बना है क्या? ऐसे लोगों को अटैक करो, पकड़ो, सालों अंदर करो। आज हमने किया, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा। हिम्मत बढ़ती जा रही ना। आज मेरे बेटे का मामला, कल दूसरे के बेटे का मामला, कल तीसरे बेटे का मामला। छोटा बेटे के साथ भी ऐसे लोगों को शक्ति करी जाए ना। पैसा लेके अगर तुम लोग छोड़ दोगे तो आज नहीं कल फिर किसी को अपना हावी होंगे। हमारा नाम मोहम्मद वजीर है, हमारी पत्नी का नाम मोहम्मद जीनत बेगम है। कोई वजह नहीं थी, ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई से कोई लड़ाई झगड़ा था। मेरा बेटा गया था कोयल लेने, कोयल लिया है और वहाँ पे हम लोग ने चक्कू लिया, चक्कू मारे। कोयल सोनकर और चीनू सोनकर इन लोग ने मिलके ऐसा मारा कि उसको मर्डर कर दिया, जिंदा नहीं रहा। क्यों? कभी बताया होगा? कभी कोई बात, मेरा बेटा कहीं जाते ही नहीं था। ये नीचे का घर है, यही रहता है, यही पीता। शाम के 5 बजे वो उठता था, 30 रुपए का चाय बिस्कुट खाता था, अपना काम करता था दुकान में। कोई दोस्ती नहीं, इन लोग की दोस्ती बिल्कुल नहीं थी। मेरे बच्चे को बेकसूर मारा गया है। मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, हमको प्रशासन से इंसाफ चाहिए। कुछ भी वो लोग बोलेंगे, दीदी वो लोग सटीक लोग हैं, बचना चाहते कुछ भी बोलेंगे बचना बच्चों को बचाने के लिए। जिसका बच्चा गया उसके लिए इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ सजा दिलाना चाहिए। आंटी कुछ दिन पहले भी आए थे यहाँ पर लड़के? नहीं, यहाँ पे नहीं आए थे। यहाँ आए होते तो मुझे मालूम पड़ता। लोग यहाँ बोल रहे हैं कि खाली बच्चे गए, अब कौन बच्चे गए मुझे ये नहीं पता। तो यश नाम के लड़के का घर गए थे लोग? बताओ ना, तुम्हें तो बताया बेटे ने। भैया, हत्याकांड के मुख्य सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए। कितने आरोपी? आपको बताना चाहेंगे कि दिनांक 27 तारीख की रात में 10 बजे से लेकर पौने 11 के बीच में सिविक सेंटर में 9 युवकों के बीच में विवाद हुआ। विवाद के दौरान चाकूबाजी हुई, जिसमें एक व्यक्ति एक लड़के की मृत्यु हुई थी। इस पर थाना ओमती में अपराध कायम किया गया था। मामले की विवेचना में हमने जो चारों आरोपी थे इनकी गिरफ्तारी कर ली, जिन्हें हम माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। की वारदात हुई है, पुलिस ने भले आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन वजह स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाई। क्या वजह थी? किसी घातक वजह जो भी हो, इतनी गंभीर वजह नहीं होगी कि जिसमें एक नौजवान का कत्ल किया जाए और निर्दयता पूर्वक किया जाए। उसका वीडियो हमने देखा है। इस तरीके से तो लोग जानवर से व्यवहार नहीं करते हैं जो हत्यारों ने उसके साथ भेद किया है। निर्दयता और ये निष्ठुरता की हद हो गई। पुलिस को इसी स्तर पे जाके कार्रवाई करना चाहिए और बड़ी निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। अराजकता किसी भी कीमत में मंजूर नहीं है। जबलपुर के आधारताल चौराहे के पास स्थित आभा मेडिकोज का संचालन करने वाले दीपक गुप्ता और रश्मि गुप्ता इस समय अपने दुकान के मालिक से परेशान हैं। रश्मि गुप्ता और दीपक गुप्ता ने दुकान पगड़ी पर किराए पर ली थी, पर पुराने दुकान मालिक के द्वारा मनोज कुशवाहा को 15 महीने पहले दुकान बेची गई, जिसके बाद से ही दीपक गुप्ता और रश्मि गुप्ता अपनी दुकान का किराया मनोज कुशवाहा को दे रहे थे। वहीं दुकान को लेकर पूरा मामला न्यायालय में चलने के बाद उन्हें न्यायालय से स्टे भी मिला था और उसके बाद दीपक गुप्ता और रश्मि गुप्ता की आभा मेडिकल की दुकान पर मनोज कुशवाहा और उसके परिवार के द्वारा तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, दुकान में रखी लाखों की दवाइयां और दुकान का छत तोड़ दिया गया, जिससे उनके लाखों का नुकसान हुआ। वहीं पीड़ित के द्वारा पूरे मामले की शिकायत आधारताल थाने में की गई और उसके बाद भी दोषियों पर पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे परिवार परेशान है और अन्य न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
ये अब हम ITCO आधारताल विमल नर्सिंग होम के सामने है और ये हमारा इसका कोर्ट में हमको शनिवार की रात को स्टे मिला गया था और ये बोला गया था कि यहाँ का रास्ता साफ़ किया जाए और ये इसके सामने कार ना खड़ी जाए और दुकान को कोई क्षति ना पहुँचाई जाए। और उसी रात हम लोग रात में दुकान बंद करके गए और जब दूसरे दिन हम लोग सुबह 9 बजे आकर दुकान खोलते हैं तो दुकान देखते हैं कि दुकान हमारी पूरी तरह से तोड़ दी गई है। हमने इसकी पुलिस में भी कंप्लेन की, FIR दर्ज की, लेकिन आज 2 दिन 3 दिन हो गए उनकी तरफ से कहीं से भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। नाम बता दीजिए। रश्मि गुप्ता। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जबलपुर जिला निर्वाचन विभाग की मतगणना के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत जबलपुर में आज विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डाले गए मतों और डाक मतपत्रों की गणना के लिए नियुक्त किए जाने वाले गणना पर्यवेक्षकों, गणना सहायकों समेत माइक्रो ऑब्जर्वर को दूसरे चरण की ट्रेनिंग दी गई। 2 पालियों में आयोजित हुए इस प्रशिक्षण में निर्वाचन अधिकारियों एवं एक्सपर्ट द्वारा मतगणना करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को डाक मतपत्रों की गिनती से लेकर EVM मशीनों को खोलने तक की बारीकियां समझाई गईं। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों की माने तो चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतगणना करने वाले RO, ARO, ऑब्जर्वर और सहायकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। बता दें आपको कि विधानसभा क्षेत्रों के अनुरूप 151 मतगणना टेबल लगाई जाएंगी और जिसके लिए 450 से ज्यादा मतगणना कर्मियों को विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दरअसल इस बार पाटन में 303, बरगी में 286, जबलपुर में पूर्व में 225, जबलपुर उत्तर में 240, जबलपुर केट में 214, जबलपुर पश्चिम में 272 और सिहोरा में 282 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके साथ ही इस बार जिले की 8 विधानसभा में 4 विधानसभाओं में 18 चक्र, जबकि 3 विधानसभा की 17 और 1 विधानसभा में 16 में मतदान की गिनती होगी। इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों की गणना के लिए 17 से लेकर 21 तक टेबल लगाई जा रही है। वहीं पनागर की EVM में दर्ज मतों की गणना 18 चक्र में की गई है। बता दें आपको कि मतगणना को लेकर किसी तरह के सवाल राजनीतिक दल और उनके एजेंट खड़े न कर सकें, पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए मतगणना तैनात होने वाले कर्मियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। के साथ ही हम जाएं और नहीं तो अपने मीडिया सेंटर पे रहें। अनावश्यक यदि हम घूमेंगे फिरेंगे इधर जो अलाउड नहीं है तो रोक टोक तो होगी। जिसमें PRO साहब रहेंगे वो आपको लेके जाएंगे, इनके और अधिकृत लोग होंगे, बारी बारी से ले जाएंगे और सामने कोई व्यक्ति रहेगा तो कहीं कोई रोकेगा नहीं। कोई बात। नरोत्तम मिश्रा पहुंचे कैबिनेट बैठक में शामिल होने। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, परंपरा अनुरूप बैठक हो रही है। दिग्विजय सिंह पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। दिग्विजय सिंह जब किसी मामले को लेकर आरोप लगाने लगे हैं तो समझ जाओ कि यह हार का ठीकरा दूसरी चीजों पर फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी परंपरा पुरानी है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, ये पूर्व की परंपरा है और उसी परंपरा के तहत एक अंतिम कैबिनेट होती है। वो है स्वाभाविक है, जब जब कांग्रेस हारती है तो कभी EVM के सर पर ठीकरा फोड़ती है, कभी प्रशासनिक अधिकारियों पर छोड़ती है। जब इनका ऐसा बयान आ जाए तो मान लो कि कांग्रेस जा रही है। किसी एग्जैक्ट पोल की जरूरत नहीं, किसी परिणाम की नहीं। दिग्विजय सिंह का बयान काफी है परिणाम से। पूर्व मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने पुरजोर तरीके से भाजपा का साथ दिया है। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि जनता एक बार पुनः जनादेश देने का मन मध्य प्रदेश में भाजपा को बना चुकी है। तमाम एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, सब अच्छे रहेंगे। सर, इस कैबिनेट बैठक को देखिए, ये कैबिनेट बैठक कांग्रेस इस देश का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, परंतु उनके नेताओं के बचपने से ये सिद्ध हो गया कि उन्होंने ये बात पूरी तरह से आभास कर ली है कि मध्य प्रदेश में वो बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। इसीलिए कभी EVM पर प्रश्न चिन्ह लगाना, कभी चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाना और अब कैबिनेट की बैठक पर प्रश्न चिन्ह लगाना, जबकि इस कैबिनेट की बैठक का चुनाव
उसकी मतगणना से कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को अपनी हार के बाद अपनी फेस सेविंग करनी, अपना चेहरा छुपाना है, और फेस सेविंग के लिए वो अनर्गल बिना अर्थ के, बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हैं। ये कांग्रेस का हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। दूसरी महिला मुख्य सचिव मिल रही है मध्य प्रदेश को, बड़ा कहना चाहिए कि दूसरी महिला मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू भैया, धन्यवाद। करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाला नगर का मुख्य मार्ग टिकटिकी लगाए कर रहा निर्माण का इंतजार। मामला नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाली नगर परिषद बोड़ा इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। बात चाहे परिषद भवन की हो या मुख्य मार्ग का पुल, आए दिन परिषद में ऐसे मामले देखने को मिलेंगे। ताजा मामला नगर को मुख्य बस स्टैंड से जोड़ने वाली पुल के सामने आया है, जो कि नगर परिषद द्वारा क्षतिग्रस्त बताकर तुड़वा दिया गया। और बता दें आपको कि यहां पर नए पुल का निर्माण होना था और परिषद द्वारा शीघ्र नए पुल का निर्माण करने के लिए टेंडर जारी किए गए थे, मगर नगर परिषद की लापरवाही के कारण 6 माह बाद भी नगर का मुख्य पुलिया आज तक परिषद नहीं बन पाई। बता दें कि बस स्टैंड से नगर में प्रवेश करने के लिए मुख्य मार्ग है और इसी मार्ग से आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीण अपने गांव पहुंचने के लिए इससे गुजरते हैं। वहीं नगरवासी करीब आधा किलोमीटर घूमकर अपने घर पर जा रहे हैं। बात की जाए बोड़ा नगर परिषद की, तो यहां पर पार्षद वर्तमान में भाजपा की नगर परिषद अध्यक्ष निकिता करण जायसवाल हैं और सरकार भी भाजपा की थी, मगर पिछले 6 माह से पुलिया निर्माण नहीं करवा पाए हैं, जिसका खामियाजा नगरवासियों और परिवार को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि 6 माह बाद भी नगरवासियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए पेंडिंग पड़ा, उसकी ड्राइंग चेंज हुई है। उसकी ड्राइंग चेंज में अभी 2 मीटर करीब और घेरीकरण उसका होगा। तो हमारे भोपाल के इंजीनियर ने आके लेआउट दिया, तो हमें आसपास के दुकान और मकान मालिक को हमने सूचना पत्र जारी करे। 15 दिवस का जारी करा, इसके बाद 7 दिवस करा, इसके बाद हम अंतिम सूचना पत्र कल जारी कर देंगे, वो खाली कर देंगे। बहुत अतिशीघ्र काम 3-4 तारीख के पहले ही चालू हो जाएगा। सर ये पुलिया अभी नगर परिषद अध्यक्ष विनोद जी जायसवाल जी के सुपुत्र हैं, वही भाजपा से सबकी मिली खोरी से तोड़ा गया है। जनता को देखा नहीं गया कितनी परेशानी में जनता। आज इधर के ये सब व्यापारी लोग खड़े इस मार्केट के, ये जितने लोग हैं तमाम दुकानदार हैं, इनका व्यापार पिट गया है। 8 महीने से रास्ता समय हो गया। इसको इतनी जल्दी हमें नहीं गिराना था, मतलब नगर पालिका सीएमओ को, इनको सबको, पूरा अधिकारी को ध्यान रखना था। इतनी जल्दी बरसात अगर आ रही है तो इसको गिराना नहीं था। इस बात की हम गलती स्वीकार करते हैं और जनता से हम इस बात के लिए माफी मांग रहे हैं। और असुविधा हुई है, इसमें कोई दोहराया नहीं, क्योंकि बड़ा पुल चालू है। एक पुल से पूरे आवागमन में तकलीफ आ रही है, लेकिन हम इससे जो हुई है गलती उसको स्वीकार करके इसका अच्छे से निर्माण करके बहुत जल्दी से जल्दी पुल चालू करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा तो कोई कभी भी होने, अंदर का काम उनका वही जाने। हमें इसके बारे में तो ज्यादा नॉलेज, हमारी दुकान का जरूर नॉलेज है हमें कि हम खर्चे से तंग हो गए यहाँ की जगह। कितने महीने से तंग है आप? हम 7 महीने से, जब से ये पुल बंद है, जब से, वैसे 2019 से ही बंद है। 2019 से जब इधर पब्लिक ही नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे। और मेन मार्केट यही था पहले बोड़ा का। अभी लोग कहाँ से आते हैं? अभी लोग इधर घूम के आते हैं, पूरी मवेशी घूम के आती है, लेडीज हैं, खेती वाले जो गट्ठा लेके आते हैं वो भी इधर से घूम के आते हैं। तो अब तो पूरा मार्केट उधर चला गया, आपकी दुकान में तो खत्म, बिल्कुल ठप्पी हो गई, यही नहीं दुकान, कोरोना लग रही है हमें तो पूरा। और ये तो गाँव का नहीं है, 40 गाँव के लोग आते हैं। इधर ये बम्बे डाल देते, बम्बे भी अलग हटा दिए उन्होंने। हाँ, ये तोड़ के अलग फेंक दिया, बम्बे अलग हटा दिए, ये तोड़ दिए। ये तो हमें नहीं मालूम इस बारे में, तो कितना हुआ इसका मंजूर तोड़ना था। तो अभी तो इसमें जानकारी में तो हमने अध्यक्ष ने बोला कि मैं 8 दिन में बनवा दूंगा। वो तो हम 4 बार जाए और उनने 4 बार आश्वासन दिया। क्या 15 दिन में काम चला देंगे। हाँ, हर बार यही कहते हैं 15 दिन में काम चला। 8 महीना हो गए, अभी तक काम चालू, अभी तक काम। बीजेपी मेरी माटी, मोदी जी मेरे नेता। उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान, बीजेपी मेरी माटी, मोदी जी मेरे नेता, इस देश पर मैं जान छुड़ा सकती हूँ। ये 3 चीज मेरे लिए अटल हैं। मैं चाहती हूँ मेरी पार्टी की सरकार हो, मुझे मिटाने और बनाने में परिस्थितियां रही हैं। वहीं संगठन बजे कोई दायित्व दे, लेकिन मैं अपने मुद्दे नहीं छोड़ूंगी। गाय शराब खनन के प्रति मेरा अभिमान जारी है। क्या माफिया के सामने सत्ता असाह है? खनन होता रहा और सत्ता रुक नहीं पाई, यह आश्चर्य है। मैं क्यों कहूँ मध्य प्रदेश की बात, मैं पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ। मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी ना,
मैं इसलिए क्लियर नहीं कर पाऊंगी कि क्योंकि मुझे कोई मिले तो कि मैं इसको सिंगल आइसोलेट कर दूं कि ये रहा जो साफ सुथरा है, तो मैं क्या कह दूं इस पे? आप मुझे बताइए। मैं मोदी जी को कर सकती हूँ, वो चने खाने वाले और भुने हुए चने और भुनी मूंगफली खाने वाले और खिलाने वाले व्यक्ति हैं। और जिस तरह से वो देखना, ये मैं आपको बता दूं, कई चीजों को बदलने में समय लगता है बहुत। योगी ने पॉलिटिकल सिस्टम बदला, राजनीतिक शुचिता लाई, मोदी जी के मंत्रियों पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता है 10 साल में। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी घटना घट गई है इस देश में। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ही इस देश को ठीक कर पाएंगे और कोई ठीक नहीं कर सकता है। और वो चीजें जो मैं बोल रही हूँ, उनकी ही बातें बोल रही हूँ जो हमें बोलते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर की शरण में पहुंचे। देश प्रदेश में सुख समृद्धि के साथ भगवान की कृपा देश पर बनी रहे, ज्योतिर्लिंग भगवान का किया पूज्य अभिषेक। बता दें कि चैनल ने सवाल किया तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंदिर के अंदर मैं दर्शन करने आया हूं, यहां कांग्रेस बीजेपी वाली कोई बात नहीं करूंगा। सरकार बनने के बाद संपूर्ण तीर्थ नगरी का भी विकास मैं करने वाला हूं। उनके चरणों में आज स्थान मिला यहाँ, और प्रार्थना तो यही है कि मध्य प्रदेश और अपने देश की जनता सुखी रहे, सबका मंगल और कल्याण हो, और जगत का भी कल्याण हो। अपने यहाँ कहा गया जगत हिताय चाह, सारे जगत के हित के लिए भगवान का कृपा और आशीर्वाद, कृपा बरसे आशीर्वाद मिले, यही प्रार्थना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।